यो आंदोलन सिर्फ शुरुआत जड़त हो ही और विस्कांत का बेरा ही नहीं, बिना मुंह का घूमड़ा हो गया व्यू। बहुत ही आदरणीय आज के अध्यक्षता कर रहे भाई होशियार गिल जी, भाई विक्रम कसाना जी, भानाराम जी, युवा के हमारे अध्यक्ष भाई दलाल साहब, सारे भाइयों जानू जो सबका नाम लेऊं शायद मेरे 12 मिनट ऐडे खत्म हो जाएंगे। सभी कैथल जिला के संघर्षशील किसान साथियों, आज हम आंदोलन के उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां हमने कड़े और मजबूत कदम उठाने होंगे। इस कोरोना काल की महामारी की आड़ में भारतवर्ष की सरकार ने किसानों को मारने के लिए जो अध्यादेश लाए थे वो अब कानून का रूप ले चुके हैं और इस देश के अंदर कानून बनना जितना आसान है उसमें बदलाव करवाना उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिन साथियों की सरकार है उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो प्योर किसान विरोधी। साथियों, आंदोलन के लिए बहुत 2-3 चीजें जरूरी होती हैं। आज बहुत से साथी कह रहे थे कि संख्या कम है, संख्या कम नहीं है। ये राष्ट्रीय आंदोलन है। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा हजारों जगह अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हजारों जगह किसान आज भारत के प्रधानमंत्री को ये चेता रहे हैं कि किसान आपके द्वारा बनाए गए कानून से दुखी है, परेशान है। हाजिरी कम क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारा आंदोलन करने का समय नहीं है। हम आज कटाई और बिजाई में व्यस्त हैं। अगर कोई हमारा 90 साल का बुजुर्ग भी है, वो भी घर में बच्चों को और पशुओं को संभालने में व्यस्त होता है, और जो हमारा नौजवान होता है वो या तो फसल काटता है या आज बिजाई में व्यस्त है। इसलिए साथियों, आज हमारी संख्या के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमारी आज कमिटमेंट देखनी चाहिए। आज हमारी जो आंदोलन लड़ने की क्षमता है उसके ऊपर हमने जाना चाहिए। साथियों, मैंने बात कही थी कि 3-4 चीजें बहुत जरूरी है आंदोलन के लिए। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 नेता, नंबर 3 शिविर और नंबर 4 आंदोलन लड़ने के लिए आपके अंदर कितना जज्बा। जहां तक मैं चारों चीजों को बताना चाहूंगा, अगर किसान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन इस देश के अंदर है, राजनीतिक पार्टियों को हम बार बार खोजते हैं, मगर किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो किसान संगठन है, जो कि अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, अपने नाम के लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी ईगो के लिए एकता नहीं करते, एक दूसरे पर कटाक्ष करते, एक मौके के ऊपर सारे एक होकर के आंदोलन नहीं चलाते। हमने पिछले दिनों देखा, सौभाग्यशाली है आप कि आप भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे आंदोलन लड़ रहे हैं। आपका नेता ईमानदारी से काम कर रहा है। सरदार गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा ईमानदारी से किसानों के लिए लड़ रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर बहुत सी बातें और बताना चाहूंगा। जब आंदोलन की शुरुआत हुई, किसी साथी को पता नहीं था कि आंदोलन इतना ऊंचा जाएगा, और जब आंदोलन चढ़ने लगा, अलग अलग मीटिंगें करने शुरू कर दी, अलग अलग आंदोलनों की कॉल करनी शुरू कर दी। एक साथी आगे बढ़ रहा, दूसरा साथी उसकी टांग खींच रहा।
हमने प्रार्थना भी की साथियों ऐसा ना करो, मगर मजबूरी है, आप रोक नहीं पाएंगे। किसान साथियों क्यों नहीं रोक पाएंगे हम? क्योंकि बहुत से संगठनों को पैदा सरकार करती है कि किसान एक ना हो जाए। संगठन भी नहीं है, मात्र एक आदमी है, कोई दो आदमी है, और मीटिंग में आएंगे कहते हैं हमारा संगठन, पता नहीं क्या नाम रख के अपने आप चला देंगे। तो आपको सबसे पहले ईमानदारी से लड़ने वाला किसान नेता की जरूरत है, और वो आपके पास है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ईमानदारी से लड़ रहा है। दूसरा, हम आंदोलन किस लिए लड़ रहे हैं, यह भी जानकारी होनी जरूरी है। कानूनों के बारे में बहुत सी बातें हम बोल चुके हैं, आज मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मात्र दो बातें बताना चाहूंगा कि हमारी अगली मांग क्या है। यह कानून हमारे लिए खतरनाक है। सरकार के लोग गुमराह कर रहे कि मंडियां नहीं टूटने वाली, मंडियां 100% खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक मंडी हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यापारी मंडी से अनाज खरीदता है, उसको 6% टैक्स देना होता है। उसके सामने अगर प्राइवेट मंडी खोल दी जाएगी और व्यापारी अगर उसके अंदर अनाज खरीदेगा, उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई भी बड़ा व्यापारी अनाज खरीदेगा तो प्राइवेट मंडी में खरीदेगा, और अगर सरकारी मंडी में खरीद फरोख्त ही नहीं होगी तो मंडी का टैक्स नहीं जाएगा, मंडी का टैक्स नहीं जाएगा, मंडी टूट जाएगी। एक ये बड़ा भ्रम फैलाते हैं कि हम पूरी की पूरी एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे अनाज। हमारी मांग क्या होया करती? हमारी मांग होया करती कि किसान को C2+50 के तहत भाव मिलना चाहिए, किसान को कर्ज माफी मिलनी चाहिए। आज हमने एमएसपी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। हमारे साथ वो हालात इन लोगों ने कर दी। एक छोटा बच्चा था, उसकी मां ने उसको रोटी दे दी, कहने लगा टिंडी धर। टिंडी घर में नहीं थी, रोन लग गया, उसका बाप आ गया, कह रहा है छोरा क्यों रोवा? टिंडी मांगा। उसकी मां बोली टिंडी मांगा, बोले इसकी रोटी खोस ले। उस बच्चे की रोटी खोस ली, थोड़ी देर रोया चिल्लाया, रोटी नहीं मिली। बच्चे ने सोचा रोटी भी गई, बोला रोटी दे दे, बोला टिंडी तो नहीं मांगा। हम भाव मांगते थे, हम C2+50 के तहत भाव मांगते थे सरकार से, क्योंकि वादा करके सत्ता में आए थे, कपड़े निकाल करके इन्होंने प्रदर्शन किए थे, कर्ज माफी की बात करते थे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज भी YouTube के ऊपर वीडियो चालू है, उसने कहा था पहले क्रम से मैं भारतवर्ष के किसान का कर्जा मुक्त करूंगा। वो सारी बातें भूल करके हमने एमएसपी के ऊपर ही लड़ना पड़ रहा। 100% एमएसपी टूटेगी। भाइयों आप सबको पता होना चाहिए, 94% किसान को आज भी भारतवर्ष के अंदर एमएसपी नहीं मिलती। मात्र 6% किसान ऐसे थे जिसको एमएसपी मिलती थी, उनकी भी खोसने के लिए इन्होंने कानून बना दिया। जिन फसलों का एमएसपी नहीं है, कौन सी अपनी एमएसपी में बिकती है, जिनको सरकार नहीं खरीदती। 2006 में बिहार की मंडियां तोड़ी गई थी, पता कर लो उन लोगों को जाकर के उनकी हालात क्या है। अगर किसी फसल का एमएसपी 2000 होता है, वो फसल वहां 1200 और 1300 रुपए में बिकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के किसान से वादा किया था कि आप धान मत लगाइए, मक्का लगाइए, 7000 रुपए प्रति एकड़ हम आपको उसके एवज में देंगे। मक्का किसानों ने बेचा, एमएसपी 2150 रुपए है और मक्का 1200 रुपए बिक रहा। मिला किसी को? 7000 रुपए पर एकड़ मिला किसी को? ये इतने बेशरम लोग हैं। हमारे पास एक ताकत होती थी प्रजातंत्र के अंदर, वोट की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो भी हमारे से छीन चुके हैं लोग। आप भ्रम में हैं। मैं बड़ौदा इलेक्शन से आया हूं। भाई सोनू जी अभी कह रहे थे, मेरे एक बड़ा बहुत ही अजीज मित्र है सुरेश सिंह जी, उनका पोता है मेरे खाप का, पंचायती आदमी इसका दादा।
जमीन है इस परिवार में, इसलिए इसने रिपोर्टिंग करी। मैं बताता हूं बड़ौदा की हालात। बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जसपा के कैंडिडेट का कोई नाम लेने वाला नहीं था। जब इन्होंने देखी बुरी तरह हालत पिटेगी, हर घी में 4 अगर सदस्य का परिवार है, एक घी का टीन, एक चीनी का कट्टा, एक गैस सिलेंडर, 5 किलो दाल, 2000 रुपए प्रति वोट खरीद करके अपनी इज्जत बचाने के लिए घूमे लोग। और सरेआम लोगों को बिकता देखा हमने, सरेआम। जब वहां भी बात नहीं बनी, मशीनें हैक करने के लिए लड़के भेज दिए गए। साथियों, ये हमारे को प्रजातंत्र में भी नहीं जीने देना चाहते। इन लोगों को हमारी जरूरत नहीं बची, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर ईवीएम से चुनाव कराते हैं। और ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम नहीं है, ये मोदी के वोट डालने की मशीन है, सिर्फ मोदी को वोट डालने की मशीन। हम लोगों को, हम सिर्फ हाथ जोड़ रहे थे, अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे थे। हम बता रहे थे ये लोग किसानों को मारने वाले हैं। हमारी कौन सुनने वाला था? 20-20 हजार रुपए तक एक एक परिवार को पहुंच गई। और कहते हैं ईमानदार सरकार, कहां से आए वो पैसे? कौन दे करके गया? एक बड़े शर्म की बात है कि हम किसको शिकायत करें। पुलिस की गाड़ियों में चीनी बंट रही थी, पुलिस की गाड़ियों में घी बंट रहा था, पुलिस की गाड़ियों में दाल बंट रही थी, डीसी एसपी 2000 रुपए वोट खुद बांट रहे थे। किसके पास शिकायत करोगे आप? पूरा प्रशासन इतना बेशर्मी से प्रजातंत्र का गला घोट रहा था। आप अगर किसी साथी ने देखा तो उसका बड़ा जी काल पाया। और उसके बावजूद भी अगर नहीं जीता, किसानों ने मार दिया, तो डिक्लेयर करेंगे जबरदस्ती। आपकी जरूरत नहीं है इन लोगों को। अब क्या जो चारा बचा हमारे पास? दो ही ताकत थी, हम इकट्ठे होकर प्रदर्शन करें, हम इकट्ठे होकर के सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए, प्रदर्शन करें, धरने दें, पुतले फूके, या प्रजातंत्र में अपने वोट का इस्तेमाल करके इन लोगों को हराए। सारे ऑप्शन ही छीन लिए। अब क्या बच गया हमारे पास? कुछ नहीं बचा भाइयों। सिर्फ एक चीज बच गई, छाती अड़ानी पड़ेगी। कद अड़ाओगे तो हमने, वो याद रखना। सिर्फ एक चीज बच गई, सिर्फ एक चीज। महत्तर क्रांति इस देश के अंदर जब आएगी, तब ये लोग हमारा पीछा छोड़ सकते हैं। इन लोगों ने पूरे देश को बेच दिया। हमारे हर रोड के ऊपर टोल टैक्स लगा के टोल बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे लाइन बेच दी। चौधरी चरण सिंह जो हमारे सिर के ताज होते थे, उसके नाम से बड़ा हवाई अड्डा अडानी के लोग बिठा दिए इसके ऊपर। लखनऊ का हवाई अड्डा बिक चुका है, जयपुर का हवाई अड्डा बिक चुका है। शिवाजी महाराज जो हमारे सिर का ताज थे, बंबई का हवाई अड्डा उनके नाम पर था। वहां अंबानी के लोग बैठे हैं, पूरे देश को बेच के खा लिया इन लोगों ने। हमारी बनस्पति, आपका एरिया बनस्पति जीरी का है, हमारी बनस्पति अरब के देशों में जाती थी, ईरान इराक में जाती थी, उसके बदले में कच्चा तेल आता था। और हमारी बनस्पति का भाव हमें 4 और 5 हजार रुपये मिलता था। अमेरिका के गोदी में बैठ करके देश की विदेश नीति को बेच दिया गया और उनके साथ संबंध तोड़ लिए गए। और आज हमारी बनस्पति को कोई पूछने वाला नहीं है। विदेश नीति हमारी बेच दी, अर्थनीति हमारी बेच दी, रक्षा नीति हमारी बेच दी। चाइना के साथ कोई टेंशन नहीं है। टेलीविजन वाले लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। चाइना के साथ टेंशन मात्र अमेरिका की है, भारत की नहीं है। और अगर मैं ये बात गलत कहता हूं, टीवी का बटन खोल के देखिए, अमेरिका का अभी चुनाव था, आज चुनाव डिक्लेयर हो रहा, रिजल्ट, उसके अंदर ट्रंप का भाषण सुनिए, वो पूरा का पूरा चाइना पर बोलता है। उसके जितनी कैंपेन थी मौजूदा राष्ट्रपति की सारी चाइना के ऊपर बोलता है। उसने चाइना को अटैक करने के लिए भारत को चुना और भारत को आदेश दिया
कि आप चाइना के साथ टेंशन पैदा कीजिए। सारा कुछ बिक चुका है भाई। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम अब भी न लड़े? क्या आज लड़ाई का समय नहीं है? क्या हम गुलाम हो जाएंगे तब लड़ेंगे? भाई ईश्वर कहा करे मेरा अल्लाह कट्ठे तो होंगे, मेरे पास राख कट्ठी हुआ करे। ये सच्चाई है। आज हमें लड़ने की जरूरत है, जरूरत। आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आज लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है। आंदोलन आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पूरे देश के किसान संगठनों ने 26 तारीख को एक कॉल दिया कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे। हमें पता है वहां भी हमारे को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि दिल्ली मात्र हमारे से वोट लेकर के सांसद जा सकता, किसान वहां नहीं जाता। पहले भी हमने कॉल दी थी, रात को उठा लिए थे। किसी के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था, कोई रात को उठा लिया था। अब भी नहीं जाने देंगे। हमारे को निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जिनकी गोलियों का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जब देश को आजादी मिली गोलियां खानी पड़ी थी, आम जनता को फांसियां चढ़ाया गया था। आज हमें एक और आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। ये छोटी लड़ाई नहीं है। आपको एक छोटा वाक्य बताऊंगा मैं, लंबा भाषण अच्छा नहीं है। बहुत से साथियों को इस घटना का ही पता नहीं होगा। जब साइमन कमीशन 1922 के अंदर इस देश के अंदर आया, पूरी कांग्रेस ने विरोध किया था, मगर दो हमारे महापुरुष उसका स्वागत भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनका क्या नाम था? सर छोटूराम भीमराव अंबेडकर। क्यों कर रहे थे? क्योंकि साइमन कमीशन जब बाहर था, उसने एक रिपोर्ट दी। उसने कहा कि उससे पहले सरमाएदार का वोट होता था, बड़े पूंजीपति का वोट होता था, बड़ी बड़ी जमीनों वालों का वोट होता था, आम आदमी का वोट नहीं था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में एक बात थी कि आम आदमी को अधिकार दीजिए वोट का। तब इन दो महापुरुषों ने देखा कि ये कानून अगर बनेगा तो देश की जनता को प्रजातंत्र के अंदर वोट का अधिकार मिलेगा, वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखेगी। सर छोटूराम उससे पहले रोहतक जिला के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होते थे, वो इस्तीफा देकर के स्वागत किया था उन्होंने। तो एक पत्रकार ने सवाल किया कि छोटूराम, क्या आप देश की आजादी नहीं चाहते? आप इसका साइमन कमीशन का स्वागत क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था, मैं आजादी चाहता हूं, मैं आजादी के लिए लड़ता भी हूं, मगर मैं एक पहचान कर लेना चाहता हूं। गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज आएंगे। अब तो हमें इनकी चमड़ी के रंग का पता है कि ये लोग हमें लूटते हैं, और जब काले अंग्रेज हमारे को लूटेंगे वो चमड़ी का भी पता नहीं होगा। इसलिए मैं पहचान कर लेना चाहता हूं, आम आदमी को अगर अधिकार मिलता है तो वो चुन चुन करके अपने हित के लोगों की पहचान करके उनको चुनेंगे। साथियों, आज वो काले अंग्रेज आ गए। अंग्रेज कौन थे? पूंजीवादी थे। एक कंपनी आई थी, 200 साल तक राज किया। आज कंपनियों का पता नहीं कितनी कंपनियां। पूंजीवादी वो थे, पूंजीवादी ये है। वो काले अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ चुके हैं। आज आपका देश गुलाम होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्ल की आन बान शान आज आपके हाथ में है, उनकी इज्जत आपके हाथ में है, उनकी जमीन आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ी आपका सही समय व्यतीत करे, किसानी करे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो आपको आंदोलन लड़ना होगा भाइयों। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, छोटे छोटे जो संगठनों के लोग भ्रमित करके
इक्का दुक्का आता, कोई फेसबुक पे आ गया, कोई यूट्यूब पे आ गया, कोई क्या पे आ गया, और उनके चेहरे बड़ौदा इलेक्शन में हमने देखे हैं पार्टियों के नीचे पाए। एक दिन का कॉल दी गई थी, वहां कितना बड़ा बॉन्ड रचा गया, बहुत से साथी गुट बनाना शुरू कर दिया। बर्मी तोड़ने की जरूरत नहीं, आपका नेता सही आंदोलन लड़ रहा है, सही स्टेप कर रहा है। मैं खुले मन से ऐलान करता हूं, गुरनाम सिंह चडूनी का आखिरी सांस तक साथ दूंगा। क्या आप दोगे? क्योंकि हमारा बड़ा जी काल पा, जब हमारा आंदोलन चलने लगा उसके अंदर हजारों नेता पैदा हो गए, एक एक दो दो, और फूट डालना शुरू कर दिया। मैं उस समय तक खुद आंदोलन नहीं लड़ रहा था, खुद नहीं, आज भी नहीं, किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका हूं। पहले की तरह किसान नेता नहीं, अकेला नहीं रहा। साथियों, इसलिए मैं नॉन कंडीशन सपोर्ट करूंगा गुरनाम सिंह चडूनी की। वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें मान्य होगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकल गई, माफी चाहूंगा। एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा, 26 तारीख को जो हमारी काल है राष्ट्रीय यूनियन संगठनों की, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, और उसके बाद हमें एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे कुर्बानियां देनी हो, हमने देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सरकार हमारी बात मानेगी। कोई गलत बात लिख रही हो, इसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।